हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज फिनिश किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दो केसेस बन के आए थे। एक के केस में जिसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं थे, तो इन दैट केस हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? 2n अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, और दूसरा केस था 2n-1 प्लस 2p-1 अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। देन उसी तरीके से हमने दूसरा केस कंसीडर किया था जहां पे कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता विदाउट ड्रॉ किए। हम लोग जो है ड्रॉ करके ही देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म करके आ रहे हैं। तो उस केसेस में हम लोग को ड्रॉ करना ही पड़ता है। मैक्सिमम जेई जो एडवांस क्वेश्चन पूछता है उसमें ड्रॉ करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमरीज। ये भी ऑप्टिकल आइसोमरीज भी कॉन्फिगरेशनल आइसोमरीज का ही पार्ट है, जहां पे बोला गया था कॉन्फिगरेशनल में कि एक आइसोमर्स दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स की कहानी भी वैसे ही होगी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका कुछ ना कुछ लाइट से लेना देना, इसीलिए नेमिंग इसका आ रहा है ऑप्टिकल आइसोमरीज। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, देन हम लोग इसको समझते हैं। बहुत ही ये अच्छा टॉपिक है और एक तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलूं तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नंबर ऑफ लेक्चर्स इसके ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू कन्फॉर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल, उससे ज्यादा इसमें हम लोगों ने लेक्चर्स रखा है सो दैट कि हम लोग अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करें। तो आइए देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरीज क्या होता है। क्या बोला जाता है? टू आर मोर कंपाउंड्स। क्या लिख सकते हो? ये लाइन हम लोग पहले से ही स्ट्रक्चरल आइसोमरीज से ये बदला नहीं है लाइन। क्या लिखा गया? टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये लाइन स्ट्रक्चरल आइसोमरीज के लिए भी था और स्टीरियो में भी वही बोल रहे हैं हम लोग। टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही पड़ेगा। किसी भी दो आइसोमर्स को अगर कंसीडर करना है तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तभी उसको आइसोमर्स बोला जा सकता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या जो है स्टीरियो। टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टीरियो केस में बोला गया कि इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी सेम रहेगा, तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट कहां पे आएगा? बट डिफर इन, समझना इस बात को, बट डिफर इन बिहेवियर, बट डिफर इन बिहेवियर towards plane polarized light, behavior towards plane polarized light। अभी समझेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो इसका बिहेवियर जो होगा वो डिफर करेगा दो आइसोमर्स के बीच में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, लेकिन इनका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल डिफर। बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल डिफर। ठीक है, विल डिफर। अब ये डिफरेंस क्या आएगा? क्योंकि हम लोग किस में कंसीडर कर रहे हैं? स्टीरियो आइसोमर्स में। और स्टीरियो आइसोमर्स में होता क्या है? जो कनेक्टिविटी हो सेम होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। डिफर किस में करता है? जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप है इन द 3 डायमेंशन स्पेस, उसमें डिफर करते हैं। तो इसके डिफरेंस की वजह से जो लाइट के टुवर्ड्स इसका इंटरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहां भी वही बोला जाता है टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफर in behavior towards plane polarized light due to arrangement of atoms or group in 3-dimension space. Arrangement of atom or group in 3-dimension space. Two or more compound having same molecular formula, same structural formula, but differ in the behavior towards plane polarized light due to arrangement of atoms or group in 3-dimension space are called as, ये इसका confined definition है, are called as optical isomers of each other, या optical isomers बस आप लिख दो, are called as optical isomers। and इसी phenomena को हम लोग बोलते हैं, and this phenomenon is called as optical isomerism। ठीक है, called as optical isomerism। तो इनका जो इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का टुवर्ड्स लाइट, उसी में बस डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है बेसिकली ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है, जो ग्रुप अटैच्ड है
3 डायमेंशन स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफर कर रहा है, और उसकी वजह से जो लाइट के टुवर्ड्स इनका इंटरेक्शन है, बिहेवियर है, वो डिफर कर जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, दोनों सेम कंपाउंड नहीं रहेंगे, आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या है और किस तरीके से मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करता है। ये पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड किस तरीके से इंटरेक्शन में जाएगा, और उसके लिए फिर क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा कि इस तरीके का लाइट बिहेवियर देगा, या जो भी बिहेवियर इंटरेक्शन, जो भी जिस तरीके का भी इंटरेक्शन देखा जाएगा वो उसके पीछे लॉजिक रीजन क्या है, वो सभी चीजें समझेंगे और मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरीज के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो लिखो, इसमें 2 or more compounds having same molecular formula, same structural formula but differ in the behavior towards plane polarized light due to arrangement of atom or group in 3 dimension space are called as ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड इसी फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। अब बात करते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट? ठीक है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल लिखे, इसको पहले समझते हैं। व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? तो पहले हम लोग लाइट के नेचर को समझते हैं। ठीक है, वैसे तो समझना बहुत मुश्किल है, बहुत लोग साइंटिस्ट आए और नेचर नहीं डिफाइन कर पाए। तो नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, मैं इसके वेव फॉर्म को कंसीडर करें इसमें। तो नेचर ऑफ लाइट, अगर लाइट देखा जाए तो लाइट के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। आपने फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी आपने देखा ही होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि लाइट का जो 2 कंपोनेंट है, अगर लाइट प्रोपोगेट करता है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इन दैट केस एक प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और एक प्लेन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में क्या होता है कि अगर लाइट इस तरीके से देखा जाए तो इस केस में देख सकते हो आप, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। क्या लिखा जा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। एक दूसरा प्लेन होगा जो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये 2 कंपोनेंट होते हैं। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये 2 पार्ट होंगे, वन विल बी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, बट एक चीज यहां पे ध्यान रखना, पोलराइजर जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं आपने सुना भी होगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे। पोलराइज करने का मीन्स इसको एक प्लेन में लाना। पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट का जो नेचर होगा किस तरीके से होगा। ठीक है, तब हम लोग जो है देखेंगे। तो यहां केस क्या है, देखो अगर मैं इसको विजुअलाइज करना चाहूं लाइट, तो जस्ट एक मैं सिलेंड्रिकल जो है कंसीडर करता हूं, एक शेप में लाइट प्रोपोगेट कर रहा है, सिलेंड्रिकल जो है शेप में लाइट मेरे साइड में प्रोपोगेट कर रहा है, जिसका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब ह्यूमन आइज बोल दो या इंस्ट्रूमेंट बोल दो, दोनों के जो सेंसिटिविटी है ये टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहती है, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस नहीं कर पाता है, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस नहीं कर पाता है जो ह्यूमन आइज है या इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पे भी केस क्या है कि अगर मैं कंसीडर करूं तो आपको क्या दिखेगा, एक ऑर्डिनरी लाइट में, जैसे आप देखना, अगर ऑर्डिनरी लाइट लिया जाए, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट मीन्स कोई भी नॉर्मल लाइट लिया जाए, तो इन दैट केस क्या देखोगे, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, लाइट
इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, आपके डायरेक्शन में आ रहा है प्रोपोगेट करते हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जो ऑसिलेट करता रहेगा, या तो इस प्लेन में ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे लाइक दिस ऑसिलेट कर सकता है, या इस पर्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेट कर सकता है, इस पर्टिकुलर प्लेन में, बहुत सारे इन्फिनाइट प्लेन हो सकते हैं ना। ये तो हम लोग एक्स वाई अपने तरफ से डिफाइन कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है ना, आप तो एक्सिस चेंज भी कर सकते हो, एक्सिस बदल सकते हो उसमें। तो उस हिसाब से जो प्लेन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन होगा, वो भी तो बदल जाएगा। ये प्लेन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस प्लेन में वाइब्रेट करे, हो सकता है इस प्लेन में वाइब्रेट करे, इस प्लेन में वाइब्रेट करे, इस प्लेन में, बहुत सारे जो इन्फिनाइट ऐसे प्लेन पॉसिबल हो सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अकर हो रहा है। ठीक है, देयर विल बी इन्फिनाइट प्लेन्स एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग। ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, कर्व साइड कर्व बनते रहेगा, इसमें भी ऐसे। तो मैं इसको विजुअलाइज ऐसे करना चाह रहा हूं कि एक सिलिंड्रिकल शेप है जिसमें कि प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है हमारे तरफ है, और उसके अंदर ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑर्डिनरी लाइट की यही कहानी है कि ऑर्डिनरी लाइट में क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि ह्यूमन आइज बोला जाए या जो भी इंस्ट्रूमेंट बोला जाए, बिकॉज दोनों में कोरिलेशन है, ह्यूमन आइज या इंस्ट्रूमेंट बोला जाए, वो सेंस कर पाता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को। जो हम लोग आगे इसमें यूज भी करेंगे, तो उसमें हम लोग यूज करने जा रहे हैं जो भी कंपाउंड या जो भी इंस्ट्रूमेंट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सेंस किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड वी आर नॉट गोइंग टू सेंस। तो यहां पे क्या देखा जाता है, इसलिए मैं इस पे फोकस हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को लेकर। समझ में आती है बात। तो अब क्या होता है कि ऑर्डिनरी लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट इन इनफाइनाइट प्लेन, ऑसिलेट इन इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इसका वाइब्रेशन हो रहा है। दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दैट इज, ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, ध्यान रहे, ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट इन इनफाइनाइट प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लिख सकते हैं। अब प्लेन पोलराइज लाइट की क्या कहानी होती है, तो प्लेन पोलराइज लाइट बोला जाता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डिफरेंट प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज इनफाइनाइट प्लेन, बहुत सारे प्लेन्स है। अब उस प्लेन से एक, अगर जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन है, अगर एक प्लेन में आ जाता है, अगर एक प्लेन में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं पीपी। ठीक है, इस केस की क्या खासियत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन अभी भी यही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रहा है। तो क्या मैं बोल रहा हूं, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट इन वन प्लेन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ही प्लेन में जो है ऑसिलेट कर रहा है, इस वजह से इसको बोला जा रहा है प्लेन पोलराइज। पोलराइज का मीनिंग वही हुआ ना, एक जगह पे आके मिल गए। तो पोलराइजर का काम भी हो, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं पोलराइजर, इसको काम कौन सा करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसको कन्वर्ट करेगा ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोलराइजर। अगर इस लाइट को पास कराया जाए पोलराइजर से, तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, पोलराइजर से, तो ये क्या करेगा, एक ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कैसे काम करता है, ये इस पे हम लोग का जो है वर्क नहीं है, इस पे कैसे ये इंटरेक्ट करता है, कैसे ये एक नॉन ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, ये डिस्कशन का पार्ट हमारा नहीं है। बट क्या होता है पोलराइजर, ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। पोलराइजर क्या होते हैं, पोलराइजर बोला जाता है द substance which convert ordinary light to plane polarized light, ठीक है।
पोलराइजर द सब्सटेंस विच कन्वर्ट ऑर्डिनरी लाइट टू प्लेन पोलराइज लाइट। ये लाइट आपने पास कराया पोलराइजर से। पोलराइजर को जो है दिखाने का तरीका ये रहता है, कहीं कहीं पे हम लोग दिखाते हैं, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म से बना रहता है। ये बना रहता है निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म बोला जाता है जो पोलराइजर होता है। और ये कंसिस्ट होता है कैल्साइट से। कैल्साइट बेसिकली कार्बोनेट हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये मेडअप होता है कैल्साइट से। तो रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जा सकता है पोलराइजर को, या जस्ट पोलराइजर आप लिख दो। तो ये क्या करेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये इनफाइनाइट प्लेन्स में हो रहा है, वो क्या कर देगा, एक ही प्लेन्स में इसका वाइब्रेशन कर देगा, ठीक है। सच दैट कि आपको इंटरेक्शन देखना है ना आगे। अगर इनफाइनाइट प्लेन लेकर स्टडी करना चाहोगे, इनफाइनाइट प्लेन के साथ स्टडी करना चाहोगे, तब डिफिकल्ट है कि हाउ द इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल कंपाउंड, जो कंपाउंड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो लाइट में किस तरीके से इंटरेक्शन होगा। ये स्टडी तभी अच्छे से किया जा सकता है जब लाइट जो है प्लेन पोलराइज हो। और लाइट प्लेन पोलराइज मीनिंग क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग विजुअलाइज नहीं करने जा रहे हैं एनी हाउ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे प्रोपोगेट करता रहेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता रहेगा। ये डायरेक्शन इसके, अगर मैं कंज्यूम करूं कि ये डायरेक्शन प्रोपोगेशन का है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता रहेगा। लेकिन अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ऑर्डिनरी लाइट में क्या देखने को मिलेगा, जो प्रोपोगेशन है वो उसके लिए इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। देयर में भी इनफाइनाइट प्लेन, ये भी प्लेन हो सकता है, दिस प्लेन, कोई भी आप प्लेन इस सेक्शन को कंसीडर कर लो, जो सिलेंडर पार्ट ले लो और जो डिवाइड कर दो उससे, तो वो प्लेन विल बी, उसके केस में उस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा। तो ये बेसिकली हम लोग का लाइट का नेचर है। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। और ऑर्डिनरी लाइट बोला जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी डायरेक्शन में, एवरी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। द प्लेन विल बी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट, एंड पोलराइजर से जैसे ही ऑर्डिनरी लाइट को पास कराया जाता है, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक प्लेन पोलराइज लाइट में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, ये एक प्लेन में आ जाता है। ये जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड, एक ही डायरेक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो प्लीज नोट डाउन, फिर हम लोग देखते हैं कि जो है ऑप्टिकल आइसोमर से इसका क्या लेना देना है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, कैसे लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज पोलारीमीटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलारीमीटर। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है, पोलारीमीटर पूरा सेटअप है। अगर मान लो कंपाउंड को देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, या ऑप्टिकली एक्टिव है तो लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग पोलारीमीटर का यूज करते हैं लैब में। तो लिख सकते हो सिंपली, इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, दोनों चीज करने के लिए, मेजर करने के लिए, पहले चेक करने के लिए है ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो चेक करने के लिए यूज टू चेक। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कितने एक्सटेंट तक है, एंड मेजर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक एंड मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। अब देखो कैसे काम करता है, कैसे इसका फंक्शनिंग होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है, पूरा सेटअप कैसे बनाया गया रहता है। तो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट, समझना एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट में बल्ब यहां पे लगा देता हूं, एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट, यहां से निकल रहा है, जिसमें कि मैं अगर इसको दिखाना चाहूं, जिसमें कि बताया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। ये सभी प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे जिसमें कि ये ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा रहा ऑर्डिनरी लाइट, और ये ऑर्डिनरी लाइट ये सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट हो गया, और ये ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो गया। अब इसको पास कराया जाता है निकोल प्रिज्म से, इसको पास कराया जाता है किससे, निकोल प्रिज्म, क्योंकि हमारा पोलराइजर है। यहां पे आप लिख सकते हो निकोल प्रिज्म, आप पोलराइजर लिख सकते हो। क्या होता है पोलराइजर, जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा एक प्लेन पोलराइज लाइट में, ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट कर देगा
प्लेन पोलराइज लाइट में, ठीक है। तो ये निकोल प्रिज्म, अब इसको अगर पास कराते हो तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा प्लेन पोलराइज लाइट में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना वो आपका एक प्लेन में हो जाएगा, जो अदर प्लेन है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसके इंटेंसिटी वगैरह पे भी असर पड़ेगा, वो फिजिक्स में आप देखना कि हाउ द इंटेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज जब इसको पोलराइजर से पास कराया जा सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में भी शायद करने को मिलता है आपको, तो हम लोग बोल सकते हैं पोलराइजर, ठीक है, पोलराइजर, जो कि क्या करेगा, एक ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट कर देगा प्लेन पोलराइज लाइट में। अब देखना ये इसके बाद अब एक्सपेरिमेंट, ये तो लाइट की बात हो गई, जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट है उसमें चेंजेस किया गया। अब इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को ना एक ट्यूब से पास कराया जाता है, ठीक है, एक ट्यूब से हम लोग इसको पास कराते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलारीमीटर ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलारीमीटर ट्यूब, ठीक है। तो ये पोलारीमीटर ट्यूब में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, या जो भी ये कंपाउंड लिया गया रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसका हम लोग को देखना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं। तो ये कंपाउंड लिया गया रहता है, जस्ट आप कंपाउंड मेंशन कर दो, ठीक है। अब इस कंपाउंड से जो सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड, इससे जो प्लेन पोलराइज है लाइट वो पास करता है। अब यहां पे एनालाइजर लगाया गया रहता है, लाइक दिस, एक एनालाइजर होता है जिसमें कि एंगल मेंशन रहता है, सम एंगल मेंशन रहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये आता है, इसे लाइट पास करके आता है, तो यहां पे एनालाइज किया जाता है कि प्लेन पोलराइज लाइट में क्या चेंजेस हुआ है, कितना डेविएशन हुआ है, तो इसको बोलते हैं एनालाइजर। अब इस एनालाइजर से रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एनालाइजर से रिजल्ट ऑब्जर्व किया जाता है कि एक्चुअल में जो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इसके अंदर जो कंपाउंड फिलअप है अंदर में सोल्यूशन, इसके साथ कैसे इंटरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। समझना बात को, रिजल्ट इसके सबसे ज्यादा, ये पूरा का पूरा सेटअप कहलाता है पोलारीमीटर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई इफ द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। अगर है ऑप्टिकली एक्टिव तो कितने एक्सटेंट तक ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके लिए हम लोग ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट सेटअप रखते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं किस तरीके से इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। समझना आप बात को, रिजल्ट क्या होता है। अब ये रिजल्ट कहां पे मेंशन किया जाएगा, ये आएगा एनालाइजर पे। एनालाइजर पे क्या होगा कि एंगल क्या होगा कि प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें थोड़ा सा डेविएशन होगा। अगर प्लेन पोलराइज जा रहा है, सोल्यूशन से पास किया और पास करने के बाद जो यहां पे रह रहा है, यहां पे इसको विजुअलाइज किया जाता है एनालाइजर के थ्रू, ठीक है, एनालाइजर के थ्रू। तो यहां पे देखना आप क्या बोला जाता है, रिजल्ट, रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पूरे एक्सपेरिमेंट का। क्या बोला जाता है, इफ प्लेन पोलराइज लाइट, इफ प्लेन पोलराइज लाइट डज नॉट रोटेटेड, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, रोटेशन, कोई भी रोटेशन नहीं हुआ, इफ प्लेन पोलराइज डज नॉट रोटेटेड, देन किस रिलेशन पे पहुंचा जा सकता है कि जो कंपाउंड इसके अंदर फील्ड है, जो कंपाउंड इसके अंदर फील्ड है किसमें, पोलारीमीटर ट्यूब में, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इंप्लाइज कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इंप्लाइज कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात करते हैं, मिस एक तरीके से बोलो कि अनअफेक्टेड प्लेन पोलराइज लाइट, तब इन दैट केस इसको बोला जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इस रिलेशन में पहुंच सकते हो कि जो कंपाउंड है वो इंटरेक्ट ही नहीं किया, अगर इंटरेक्ट करता फिर तो थोड़ा रोटेशन होता है, उसमें हम लोग को रोटेशन देखने को मिलता है। ऐसे आपने पास कराया इस सोल्यूशन से, यहां पे जाके छप जा रहा है, ऐसे समझो, ये जो है एनालाइजर पे जाके छप गया। अब क्या होगा कि रोटेशन अगर दिखाता, ये रोटेशन दिखाता, तब इन दैट केस इसको बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो सेकेंड रिजल्ट इसी से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड क्या बोला जाता है, इफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेटेड, ऐसे लिख सकते हो, प्लेन पोलराइज लाइट गेट्स रोटेटेड, ठीक है, तब इसको बोला जाएगा तब इसके अंदर जो सोल्यूशन फिलअप है उसको बोला जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहीं से डिफिनीशन आता है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहां पे रिजल्ट अगर ये आया कि प्लेन पोलराइज लाइट गेट्स रोटेटेड, दैट इंप्लाइज द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब यहां पे दो केसेस बन के आते हैं, दो केसेस ऐसे बन के आते हैं, देखो आप कि अगर
ये प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये पहले ये स्थिति था, इनिशियली पास कराया गया सोल्यूशन से, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, ठीक है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन में ये दोनों यही था, प्लेन पोलराइज जो हम लोगों ने बोला ऑप्टिकली इनेक्टिव के केस। ठीक है। अब देखना ये सेम कि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेटेड क्लॉकवाइज, ठीक है, ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेटेड क्लॉकवाइज, मीनिंग क्या हुआ, इनिशियली ऐसे था, अब ये गया पास किया सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्या हुआ कि ये डेविएट कर गया क्लॉकवाइज लाइक दिस, ये एंगल थीटा बना है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करिए तब इसको क्या बोला जाएगा, क्लॉकवाइज, तब इसको बोला जाता है, या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में इसको बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसी तरीके से ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर गया था, मीनिंग क्या हुआ, ये है, इसको पास कराया आपने सोल्यूशन से, प्लेन पोलराइज लाइट है, ये क्या हुआ कि ये डेविएट कर गया एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, थीटा बना रहा है, तो इसको पढ़ा जाता है लीवो रोटेट, इसको पढ़ा जाता है लीवो रोटेट। समझ में आता है बात, लीवो रोटेट, इसको डी से मेंशन किया जाता है, इसको स्मॉल एल से मेंशन, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज लाइट गेट्स रोटेटेड, तो इसको बोला जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये डिफिनीशन होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट उससे पास कराया जाए तो क्या करेगा, लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। और ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड के लिए क्या बोला जा रहा है कि इसमें कोई भी डेविएशन या कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो रोटेशन। इस केस में रोटेशन होगा। अब इस रोटेशन के बेसिस पे दो क्लासेस बन के आते हैं, एक होता है हम लोग का डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा प्लेन पोलराइज लाइट को, और लीवो रोटेटरी जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोलारीमीटर का सेटअप है, आप इसको नोट डाउन कर लो। रिजल्ट बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रहे ये तो हम लोग लैब में कर सकते हैं, लैब में किया जा सकता है ना इसको। लैब के बिना हम लोग को पता करना होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं, ये तो नहीं पता किया जा सकता है। ये चीज, ये रिजल्ट आप नहीं पता कर सकते हो कि ये कितना एंगल से रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। बट मैं बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल को देखते ही आप ये तो आइडिया लगा सकते हो कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या एक्टिव कंपाउंड होगा। और इस पूरे जो ऑप्टिकल आइसोमरीज है, इसका जो मेन टारगेट है यही पता करना है कि विच द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा, या ऑप्टिकली, यही हम लोग को करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये रिलेशन होता है, हम लोग ये नहीं पता कर सकते विदाउट एक्सपेरिमेंट। ये नहीं पता किया जा सकता है कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, ये नहीं किया जा सकता है। हम एक्सपेरिमेंट से ही कर सकते हैं। ये पता किया जा सकता है विदाउट एक्सपेरिमेंट कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उस नोट्स को लिख लिया जाए क्या, ज्यादा, क्योंकि बेहतर है, क्योंकि बहुत लोग के दिमाग में बना रहता है डाउट, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई, लेटर ऑन इसी को लर्न करेंगे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वी कैन आइडेंटिफाई कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, वो मैं लिख देता हूं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव। We can find out, we can identify compound is optically active or optically inactive without experiment. Without experiment. But we cannot find whether it is LIVO, इसको बोला जाता है, whether it is डेक्स्ट्रो और लीवो। ये डेक्स्ट्रो मीन्स राइट होता है, लीवो मीन्स लेफ्ट, वही मीनिंग है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। डेक्स्ट्रो और लीवो, वी कैन नॉट फाइंड इट इज डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है, विदाउट एक्सपेरिमेंट। समझ में आती है बात।
आप विदाउट एक्सपेरिमेंट अगर पता करना चाहोगे कंपाउंड लिबो है या डेक्स्ट्रो है, वो नहीं पता किया जा सकता। हाँ, विदाउट एक्सपेरिमेंट ये पता किया जा सकता है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, और उसी चीज को हम लोग को लर्न करना है इस चैप्टर में जो है। आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। कुछ अभी भी इसके अंदर जो रिजल्ट निकल के आता है उसी पे डिस्कशन करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। कुछ नोट्स आप लिखते चलना, इसमें नोट्स में मेंशन करना कि मोर द, ये पहला पॉइंट, मोर द थीटा मोर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, मोर द थीटा मोर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। जितना ज्यादा थीटा वैल्यू होगा उतना ही माना जा सकता है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जितना ज्यादा रोटेशन, थीटा क्या था, रोटेशन, ये रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, कितने एंगल से रोटेट किया। ठीक है, डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी को हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, इसी को पढ़ा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, इसको नेम दे दिया गया ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो मोर द थीटा वैल्यू, मोर द थीटा मोर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब ये थीटा वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, जो ऑप्टिकल रोटेशन है, थीटा विल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, ये थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, थीटा विल डिपेंड ऑन, सबसे पहले कि नेचर ऑफ जो कंपाउंड यूज किया गया वो क्या है, किस कंपाउंड को यूज किया गया, तो नेचर ऑफ ऑर्गेनिक, नेचर ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले तो ये लिखा जा सकता है, जो रोटेशन है, कितने एंगल से रोटेट किया, ये किस पे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ कंपाउंड क्या है, किस कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग रोटेशन हो सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ कंपाउंड, उसके अलावा कौन सा फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ कंपाउंड हो गया, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, कितना उसमें रखा गया, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। ये मेजर फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ कंपाउंड क्या है, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर क्या है, जो पोलारीमीटर यूज किया गया है उसका लेंथ क्या है, और उसके अलावा कंसंट्रेशन, जो कंपाउंड उसमें सोल्यूशन रखा गया है तो उसका कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट और भी हो सकता है फैक्टर्स, जैसे वेवलेंथ, जो लाइट का यूज किया गया, लाइट यूज किया गया ऑर्डिनरी लाइट, उसका वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या वेवलेंथ है, वेवलेंथ तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करेगा। उसके अलावा प्रेशर पे डिपेंड करेगा, अगर ये गैसियस है, सोल्यूशन की जगह अगर गैसियस फॉर्म में है, पोलारीमीटर के अंदर अगर गैस है, इफ गैस, देन इन दैट केस यहां पे ये प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा कि प्रेशर क्या है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो थीटा वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पूछा जा सकता है ऑप्टिकल रोटेशन विल डिपेंड ऑन, ऑप्टिकल रोटेशन विल डिपेंड ऑन विच ऑफ द वैल्यू, किस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ कंपाउंड, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट, टेम्परेचर और प्रेशर, इन सभी पे डिपेंड करेगा जो ऑप्टिकल रोटेशन है। ध्यान रहे, प्रेशर पे कब डिपेंड करेगा, जब इस केस में ये गैसेस रहेंगे, जो कंपाउंड जिसका हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी मेंशन करना है, उस केस में ये गैस अगर है, राइट, गैस कंपोनेंट है, तब हम लोग उस केस में देख सकते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पे कि क्या अगर मान लो कि ये थीटा जो मेजरमेंट है, इससे क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो कंपैरिजन है दो कंपाउंड के बीच में कि कौन ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा लेस ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या इससे आइडिया लगाया जा सकता है, क्या इस मतलब थीटा वैल्यू से? क्यों मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि देखो लेंथ के बारे में कोई नहीं बात किया गया, थीटा तो लेंथ ऑफ पोलारीमीटर पे भी डिपेंड करेगा ना, और कंसंट्रेशन पे कोई नहीं बात किया है। ठीक है, इसके लिए एक और टर्म्स यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि कौन ज्यादा इस रोटेशन दिखा रहा है, उसके लिए बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन।
इसके लिए टर्म्स यूज, ये तो हम लोग का ऑप्टिकल रोटेशन है। ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन में डिफरेंस क्या होगा, बस ये समझना आप। ऑप्टिकल रोटेशन के लिए जो लेंथ ऑफ पोलारीमीटर हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कुछ कांस्टेंट करना चाह रहे हैं। और जो कंसंट्रेशन है कंपाउंड का, हम लोग जब ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो लेंथ ऑफ पोलारीमीटर और कंसंट्रेशन कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा, जो है कंसंट्रेशन, एक फिक्स कंसंट्रेशन के लिए, एक फिक्स लेंथ ऑफ पोलारीमीटर के लिए, ठीक है। तो ये क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रोटेशन, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लिख देता हूं, ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन, ठीक है, इन 10 सेंटीमीटर, या इसको लिखा जा सकता है 1 डेसीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर लेंथ ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब, ठीक है। इसका जो लेंथ हो, वो जो पोलारीमीटर ट्यूब यूज किया जा रहा है उसका फिक्स लेंथ रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप ऑप्टिकल रोटेशन, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि दो कंपाउंड के बीच में कंपेयर करें किसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा है। तो ये जो टर्म्स लिखना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि मोर द थीटा वैल्यू मोर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो है उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा इस पॉइंट को लिखना। मैं ऐसे लिख सकता हूं मोर द स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है, तो ऑप्टिकल रोटेशन तो इस पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर पे और कंसंट्रेशन पे। इसलिए मैंने क्या बोला कि इसको आप कांस्टेंट कर दो जब दो कंपाउंड के बीच में आप मेजर करना चाह रहे हो। तो द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन 10 सेंटीमीटर या लेंथ ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब एंड concentration of 1 gram per ml, and the concentration of 1 gram per ml, मीनिंग क्या हुआ, देखो जो स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अब ये डिपेंड करेगा अल्फा लेमडा पे भी और टेम्परेचर पे भी, ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसको कैसे लिखा जा सकता है, मैं बोला हूं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन 10 सेंटीमीटर, यानी कि आप लेंथ रख लो, लेंथ से डिवाइड कर दो, जितना थीटा था उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, ये आपको दे देगा ऑप्टिकल, ये दे देगा आपको स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम ऑप्टिकल रोटेशन। ये देखना आप क्या क्या है, मैं क्या मेंशन कर रहा हूं, थीटा इज ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक मींस फॉर द फिक्स लेंथ ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब एंड द फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, थीटा क्या हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन, सिंपल सा केस, थीटा इज ऑप्टिकल रोटेशन, एल इज द लेंथ ऑफ पोलारीमीटर, अब यहां पे जब लेंथ आप रखना ना तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देना, इसको आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देना, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आप जो है उसको अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आप उसको 10 से डिवाइड कर देना, तो लेंथ ऑफ पोलारीमीटर इन डेसीमीटर में ही रखना, ठीक है। लेमडा आपका जो है वेवलेंथ, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप ध्यान रहे किसमें आप रखना, ग्राम पर एमएल में, इस कंसंट्रेशन को आप ग्राम पर एमएल में रखना। उसके अलावा लेमडा क्या है, लेमडा इज वेवलेंथ, जिस लाइट को यूज किया गया उसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड टी इज द टेम्परेचर, समझ में आती है बात। तो ये थोड़ा सा बोलना गलत होगा, इसके जगह पे आप चाहो तो अभी रेक्टिफाई कर सकते हो, मोर द अल्फा वैल्यू मोर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, समझ में आता है बात, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन से मेजर करोगे ना, दोनों में पार्शियलिटी क्यों रखोगे, एक जो है लेंथ ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली उसका ऑप्टिकल रोटेशन भी तो ज्यादा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं बोला हूं कि इसलिए मेंशन किया गया कि मोर द अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इज द स्पेसिफिक रोटेशन, यहाँ पे अल्फा इज स्पेसिफिक रोटेशन, तो मोर द अल्फा वैल्यू मोर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। अब ये करेक्ट है, थीटा हमारा क्या था, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है।
ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन में ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। और एक चीज मेंशन कर दिया जाए, ये किस पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक रोटेशन विल डिपेंड ऑन, देख लो आप कौन कौन से फैक्टर्स यहां से हट गए। नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो कंपाउंड यूज किया गया उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कंपाउंड, उस पर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। उसके अलावा वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। टेम्परेचर, ऑब्वियसली ये टेम्परेचर का फंक्शन, तो लेमडा और टेम्परेचर का फंक्शन अभी भी है, या तो उसका भी फंक्शन था थीटा, अब लेमडा भी, आपका अल्फा भी टेम्परेचर और वेवलेंथ का फंक्शन है। तो सी क्या मैं बोल रहा हूं, टेम्परेचर, सी मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर, कंडीशन क्या होना चाहिए। उसके अलावा प्रेशर तो मेंशन करोगे जब वो गैसेस रहेंगे, कंसंट्रेशन पे अब नहीं डिपेंड करेगा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसपे स्पेसिफिक रोटेशन विल डिपेंड, स्पेसिफिक रोटेशन विल डिपेंड, नेचर ऑफ कंपाउंड एंड द लेमडा और टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और केस आता है, एक और पॉइंट आप लिखना कि मान लो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी का पावर सेम है, दो कंपाउंड का ऑलमोस्ट सेम है ऑप्टिकल एक्टिविटी का पावर, तो इन दैट केस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल का जो एक पावर है उसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर एक मॉलिक्यूल का पावर दूसरे मॉलिक्यूल के पावर से सेम है, तो इन दैट केस क्या देखने को मिलता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका जो है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका। तो जो है ये कैसे मेंशन किया जा सकता है, द कंपाउंड with lower molecular weight, a compound with lower molecular weight will have higher specific rotation, will have higher specific rotation means alpha value, specific rotation, given that higher specific rotation, given that their रोटेटिंग पावर यूज किया जा सकता है, रोटेटिंग पावर इज सेम, गिवन दैट देयर रोटेटिंग पावर इज सेम। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका, इसमें हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन उसका ज्यादा होगा, हायर द स्पेसिफिक रोटेशन गिवन दैट देयर रोटेटिंग पावर इज सेम। रोटेटिंग पावर सेम है मतलब मॉलिक्यूल्स जितने एंगल से वो रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि देखो इसके पीछे रीजन ये है कि अगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो आप कंसंट्रेशन किस में ले रहे हो, ग्राम पर एमएल में ले रहे हो ना, ग्राम पर एमएल में ले रहे हो। तो अगर 1 ग्राम में एक कंपोनेंट को लूं जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और 1 ग्राम में किसी अदर कंपोनेंट का लूं जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम। नहीं समझ में आया, वेट सेम रखा गया 1 ग्राम पर एमएल, स्पेसिफिक रोटेशन के लिए वेट दोनों का सेम रखा गया। मान लो एक का मोलर मास कम है, ये मन में रख दूं, और एक का मोलर मास ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना WI, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। जिसका मोलर मास कम है उसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोग को देखने को मिलता है ये रिजल्ट कि जिसका मोलर मास कम है इस कंपाउंड का, उसका हम लोग को स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा देखने को मिलता है, गिवन कंडीशन दैट कि दे आर रोटेटिंग पावर इससे। तो यहां पे लिख सकते हो बिकॉज there will be more number of moles, there will be more number of molecules of molecules for less molecular weight, for less molecular weight compound। ये कहानी रहती है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिसपे कि आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन है कंपाउंड के लिए, ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करेगा। तो ये क्लियर रहेगा दोनों टर्म्स, क्या मैंने बोला, ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन फॉर द एनी लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब एंड द एनी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। और जहां तक बात करें स्पेसिफिक रोटेशन, दैट फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट लेंथ ऑफ द polarimeter tube
एंड द कांस्टेंट कंसंट्रेशन, यानी कि 1 ग्राम पर ml के केस के लिए। तो ये आप नोट डाउन कर लो, ऑप्टिकल रोटेशन वर्सेस स्पेसिफिक रोटेशन की ये कहानी रही। ये मेजर किया जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन से डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है या कम ऑप्टिकली। उसका हम लोग का बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं है, बट ये पहचानना जरूरी है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो आप पहले इसको मेंशन कर दो, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं कि कंपाउंड किस तरीके से लाइट से इंटरेक्ट करता है और क्यों डिफरेंट नेचर रखता है, क्यों जो है रोटेशन पॉसिबल होता है। ये आप एक बार ये चीजें मेंशन कर दो, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एक दिमाग में क्वेश्चन रेज होता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के पीछे, जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। तो एक बार मैं हिस्ट्री में आपको ले जाना चाहूंगा, जहां पे फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था। इस टाइप के जो इंटरेक्शन है लाइट के साथ में कंपाउंड का, वो ऑब्जर्व किया गया था। तो लुईस पास्चर, वेल नोन जो साइंटिस्ट हैं, वो टार्ट्रिक एसिड के क्रिस्टल पे काम कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे देख रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि 2 टाइप के क्रिस्टल फॉर्म करके आए, 2 टाइप के क्रिस्टल फॉर्म करके आए हैं, और उन क्रिस्टल का जो बिहेवियर है ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। और जब उसको लाइट के साथ बिहेवियर को देखा गया कि लाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उन्होंने देखा कि दोनों जो क्रिस्टल हैं अपोजिटली बिहेव कर रहे हैं। एक जो है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है ये जो कंपाउंड है टार्ट्रिक एसिड, वहां से आइडिया लगाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज के बारे में। लेटर ऑन वनटाफ हो गए या लेवल, जो भी साइंटिस्ट है, उन्होंने उस पर रिसर्च किया। तो कहीं ना कहीं वो इस थ्योरी में पहुंचे कि जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के पीछे, दैट की 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, वही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, वो जो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब क्या ओनली 3 डायमेंशन अरेंजमेंट से ही होगा, क्या कुछ और भी कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो कॉज फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी में आप मेंशन करना कि इन्होंने क्या मेंशन किया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ऐसे लिखा जा सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, एक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड। ये रिजल्ट उसी समय आ गया था, उसी समय जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि टार्ट्रिक एसिड के 2 क्रिस्टल फॉर्म करके आ रहे हैं, और दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के मिरर इमेज है। दोनों क्रिस्टल जो कंपाउंड है, 2 टाइप के क्रिस्टल बन के आए, और दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड विल बी एसोसिएटेड विथ 3 dimension arrangement of atoms are group। किस तरीके से 3 डायमेंशन स्पेस में ये अरेंजमेंट है, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने, ठीक है। तो कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एसोसिएट, मैं एसोसिएटेड वर्ड यूज कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अरेंजमेंट चेंज करने से ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज होगा, बट किस केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी में आप लाइन लिखना, क्या मैंने मेंशन किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, एनी कंपाउंड इज एसोसिएटेड विथ 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, ठीक है। और लिख सकते हो ऐसे, एंड कॉज फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी is first one आप लिखना, is dissymmetry in molecule, dissymmetry, अभी बात करेंगे लेटर ऑन इसको, डिससिमेट्री क्या होता है। डिससिमेट्री इन मॉलिक्यूल, ये इसी का इक्विवेलेंट है, ये बोलना कि कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों इक्विवेलेंट है। मॉलिक्यूल को आप कायरल बोलो या मॉलिक्यूल को डिससिमेट्री बोलो, कायरलिटी या इसी को पढ़ा जा सकता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररिंग, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। ये सभी जो फैक्टर्स मैंने मेंशन किया है, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि मॉलिक्यूल हैव डिससिमेट्री, तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस वो मॉलिक्यूल कायरलिटी भी शो करेगा,
और मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी ईच अदर होगा। नहीं समझ में आया? ये कोई सभी फैक्टर आपस में इक्विवेलेंट है। कोई चीज आप चेक कर लो, कायरलिटी चेक कर लो, अभी बात करेंगे कायरलिटी क्या है, मॉलिक्यूल की कायरलिटी चेक कर लो, या ये चेक कर लो कि मॉलिक्यूल जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है कि नहीं, या डिसिमेट्री चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज पे, आज उसी पे डिस्कशन रखेंगे। देन हम लोग कायरलिटी और डिसिमेट्री पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन पे रखा जाएगा। तो समझना इस केस के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। पहले ही समझ, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऑल टर्म्स आर इक्विवेलेंट, बस ये ऑल टर्म्स आर इक्विवेलेंट। जो टर्म्स यहां पे यूज किया गया सभी इक्विवेलेंट है, यानी कि बोलना डिसिमेट्री इन मॉलिक्यूल, डिसिमेट्री यानी कि ये बोलना डिसिमेट्री इन मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इज इक्विवेलेंट टू कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इज इक्विवेलेंट टू कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये बोला जा सकता है दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल दोनों जगह आप मेंशन कर देना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, ये सभी टर्म्स एक दूसरे के जस्ट सिनोनिम, यानी कि बोलना डिसिमेट्री इन मॉलिक्यूल, कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, ये सभी टर्म्स एक दूसरे को ही बता रहे हैं, यानी कोई भी चीज आप चेक कर लो, अगर ये प्रेजेंट है, डिसिमेट्री इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, या मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इन दैट केस वो कंपाउंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग डिसिमेट्री क्या होती है, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होगा, तो जैसे ये समझना आप कि मैं किसी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का अगर मिरर इमेज लूं, किसी भी थिंग का, और उस मिरर इमेज को उसके ऊपर सुपर इम्पोज कराना चाहूं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सुपर इम्पोज नहीं होगा तो उसको बोला जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका ये आपका हैंड। अगर हैंड हम लोग देखा जाए तो एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज है, लेकिन इसको अगर मैं सुपर इम्पोज कराना चाहूं लाइक दिस, इस पे ऊपर अगर मैं रख देता हूं, तो इन दैट केस ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ये इसका मिरर इमेज है, राइट। इसके अलावा अगर मैं प्लेन ड्रॉ करूं तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो अगर मिरर इमेज है और उसके ऊपर इसको सुपर इम्पोज कराना चाहूं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सुपर इम्पोजेबल। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये एग्जांपल जस्ट एक कंसीडर करो, दिस इज माय हैंड, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिया जाए एक बार। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होता है और एनसीईआरटी में हमारे यही दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो यही कंसीडर करते हैं। ये रहा है, इसका मिरर इमेज लिया जाए, इसका मिरर इमेज लिया जाए, ड्रॉ किया जाए मिरर इमेज, तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। नॉट एग्जैक्टली ड्राइंग ऐसा होगा, बट आप समझ लेना कि ऐसे कुछ ड्राइंग है, ठीक है। दिस टू आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये हमारा मिरर हुआ, ठीक है। दिस टू आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अब क्या बोला जा सकता है, अगर इसको लाके इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराना चाहूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड होगा। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना है तो सबसे पहले अगर मैं ये चेक करना चाहूं तो उसको देखा जा सकता है कि क्या उसका जो कंपाउंड, उसका मिरर इमेज लिया जाए तो उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कंपाउंड लिया जा रहा है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये किसी केस के लिए भी एप्लीकेबल है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। किसी कंपाउंड के थ्रू समझते हैं, किसी कंपाउंड के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कि क्या उसको सुपर इम्पोज किया जा सकता है। जैसे ये समझिए, इस कंपाउंड को मैं ड्रॉ कर दूं क्या, ठीक है, कार्बन, इसके साथ मैंने ग्रुप ले लिया ए बी, चारों ग्रुप को मैं डिफरेंट रखता हूं। अच्छा, वेज डैश के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। वेज बैक द प्लेन दिखाता है और जो डैश बैक द प्लेन और वेज आपका फ्रॉम द प्लेन। तो मैं ए बी सी डी ये ले लेता हूं, सी यहाँ पे दिखा दिया गया। तो यहाँ जो है
ए बी सी, डिफरेंट ग्रुप लेना पड़ेगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। डी ई, इसका मिरर इमेज लिया जाए, इसका मिरर इमेज अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सी इससे जुड़ा हुआ है ई, यहां पे जुड़ा हुआ है ए, यहां पे बैक साइड में बी, ठीक है, और यहां पे हो गया आपका डी। तो क्या ये एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रहे हैं क्या ये एक दूसरे को कैसे पता किया जाएगा कि सुपर, मिरर इमेज तो है, दिस इज आवर मिरर, इसके अलावा ये मिरर इमेज तो है। अब करना क्या रहता है, जब आपको चेक करना रहता है कि सुपर इंपोजेबल है या नहीं, इसको आप पहले रोटेट कराओगे, इसको आप पहले रोटेट कराओगे, किससे, 180 से रोटेट कराओगे, ठीक है, 180 से रोटेट कराओगे सच दैट कि ये इस फॉर्म में तो कन्वर्ट हो। यहाँ पे कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ये, यहाँ पे जब मैं रोटेट करा दूंगा इसको, रोटेशन तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे ई हो जाएगा, समझना इस बात को। अगर मैं इसको रोटेट करा देता हूं तो डी बैक साइड ऑफ द प्लेन चला जाएगा, नहीं समझ में आया, डी को रोटेट, डी क्या हो जाएगा, बैक साइड ऑफ द प्लेन, और बी जो है फ्रंट में आ जाएगा। आपने क्या किया, इसको 180 से ऐसे रोटेट करा, 180 से ऐसे रोटेट करा, क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बात बराबर है। चलो इसको ऐसे रोटेट कराते हैं जैसे हम लोगों ने दिखाया। तो अगर आप ऐसे रोटेट कराते हो तो क्या हो जाएगा, ई इस साइड में आ जाएगा, ये इधर आ गया। अब जो ये कंसीडर किया जाएगा, जो डी है वो बैक द प्लेन चला गया, अगर आपने 180 से इसको रोटेट कराया तो डी चला गया बैक द प्लेन और बी इन द फ्रंट ऑफ प्लेन प्रेजेंट। अब इन दोनों केस को देखो, क्या मैं इसको लाके इस पे रखना चाहूं तो एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे क्या, ए तो सुपर इंपोज कर जाएंगे, ए और ई आपस सुपर इंपोज। मैं ये लाइन दिखाया जाता है कि ये बोर्ड के प्लेन में, और ये दिखाया जाता है कि ये बोर्ड के बैक द प्लेन है, बैक द प्लेन है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, समझना आप, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, एक बैक द प्लेन और एक फ्रंट द प्लेन है। तो इन दैट केस क्या होगा, देखो आप इसको अगर आप सुपर इंपोज कराना चाहो, इसको लाके इसके ऊपर रखना चाहो तो सुपर इंपोज नहीं होंगे, इसी को बोला जाता है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ही नहीं, बहुत सारे कंपाउंड सब्सटेंस होंगे जिनका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेगा। जैसे हम अगर हम लोग अपना मिरर इमेज लें तो उसको सुपर इंपोज कराया जा सकता है, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिकल है। यहीं से आगे बात आएगी डिसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री होगी, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यही डिस्कशन में रखेंगे, अगर मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री होगी तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। अगर सिमेट्री हो गई तो मॉलिक्यूल जो है सुपर इंपोज हो जाएगा उसका मिरर इमेज। इस एग्जांपल को थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैंने 4 ग्रुप अटैच करा है, इस कार्बन के साथ में 4 ग्रुप अटैच करा है, देखना आप विजुअलाइज करना, ये 4 ग्रुप हो गए। अब यहां पे आपका ई है, एटम ई है, इसको मैं ऐसे रख देता हूं, एटम ई है, ये ए एटम है, बी बैक द प्लेन और डी आपके तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसी का मैंने मिरर इमेज बनाया है। मिरर इमेज कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, देखना आप ध्यान से। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड। कैसे मैंने कंसीडर किया है इसको, जस्ट गिव मी टाइम। ये मेरा मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज। अब इसको आप सुपर इंपोज करा रहे हो, ये मिरर इमेज होगा कि नहीं होगा, देखो आप, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड और नो, ये देख लो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज ही तो होंगे। दिस टू आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये इसको अगर मैं बीच में प्लेन, इमेजिनरी प्लेन रखूं, इमेजिनरी मिरर रखूं तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। अब आप केस देखो कि मैं इसको अगर सुपर इंपोज कराना चाह रहा हूं तो क्या बोला जाता है, सुपर इंपोज कराने से पहले आप इसको 180 से रोटेट करा दो, इसको ऐसे रखो और 180 से रोटेट करा दो ताकि इस पे रख तो सको आप। जैसे अगर मैं इसको रखूं, देखो आप, क्या इसको सुपर इंपोज कराया जा सकता है क्या? आपने 2 एटम को तो सुपर इंपोज करा दिए, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, लेकिन ये 2 मार्बल सुपर इंपोज नहीं कर रहे। ये जो है मार्बल देख लो आप, अगर मैं इसको रखना चाहूं, सिंपली आप देखो, ये केस है, ये ब्लू मार्बल, ये दोनों सुपर इंपोज नहीं करेंगे, ये दोनों सुपर इंपोज भले भी कर जाएं, ये दोनों सुपर इंपोज नहीं करेंगे। तो एक कहानी जुड़ी होती है मॉलिक्यूल के अंदर। अगर आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर नॉन, उसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगा। ऐसे आप आसपास में बहुत सारे ऐसे चीजें देख सकते हो। क्या करो, इमेजिन करो कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है आपके आसपास में जिसका अगर मैं मिरर इमेज लूं और उसको जो है उस पर रखूं तो ये सुपर इंपोज कर जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहां पे भी अगर आगे बात करेंगे सिमेट्री है तो इन दैट केस सुपर इंपोज कर ही जाएगा। जैसे मैं मेरे सामने अगर कोई भी कंसीडर कर लूं,
ये जो भी चीज है कंसीडर कर लो, ये इंक बॉटल है, राइट, बड़ी सी बॉटल है लाइक दिस। इसका अगर मैं मिरर इमेज बस मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको विजुअलाइज कराने के लिए, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पे बॉटल का ये डब्बा, ठीक है, ऐसे कुछ आप बनाओगे, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ बना दिया, ठीक है। इसका मिरर इमेज लिया जाए, मिरर इमेज लिया जाए तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, इन दैट केस आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा कि नहीं। ये इसका मिरर इमेज, अगर मैं इसको मिरर इमेज लेता हूं, कंसीडर करता हूं, तो उसको मैं लाके इसके ऊपर जाऊं तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो जो है इसको क्या बोला जाएगा, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, इसको बोला जाएगा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग कायरलिटी मॉलिक्यूल के अंदर नहीं देखेंगे, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। मींस ये अगर सब्सटेंस की बात करें तो दिस इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसको लाके इस पे रख दो, इसको इसके ऊपर रखना चाहो लाइक दिस, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सुपर इम्पोज। ऐसे बहुत सारी चीजें देखा जा सकता है। चेयर जो जिस पे बैठे हो मॉलिक्यूल, अगर चेयर की बात करें तो चेयर इज, अगर देखो आप सिमेट्रिकल होगा तो इन दैट केस वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। उसका मिरर इमेज उसके ऊपर रखना चाहोगे तो दैट इज गोइंग टू सुपर इम्पोज द प्रीवियस वन, ठीक है। वैसे ही जो भी सब्सटेंस है आप उसको जो है अपने आसपास में जो भी कंपाउंड या जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, सब्सटेंस ही प्रेजेंट होंगे, उसको आप एक बार देखो, बुक जो प्रेजेंट है वो जो है सुपर इम्पोजेबल होगा कि नहीं, जो मार्कर प्रेजेंट है ये सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं, सिमेट्रिकल है, इसको अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं और इसके ऊपर रखना चाहूं सुपर इम्पोज कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस के लिए आप बोल सकते हो कि उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगा कि नहीं। तो ये तो कहानी रही, यहाँ पे आप बस मेंशन कर देना, ठीक है, ये इसी एग्जांपल को इसमें कंसीडर कर लेना, ये आप मेंशन कर देना नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। नॉन सुपर, ये पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर हम लोग कंडीशन मेंशन करेंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इस चीज को समझना आप पहले क्या होता है। तो कोई भी आसपास में सब्सटेंस उठाओ, उसका मिरर इमेज विजुअलाइज करो और देखो कि वो सब्सटेंस जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा या सुपर इम्पोजेबल होगा। जैसे ये बॉटल था, ये सुपर इम्पोज कर गया, सुपर इम्पोज कर गया। वैसे ही मोबाइल फोन ले लो, मोबाइल फोन के अंदर भी सिमेट्री प्रेजेंट है, आगे हम लोग उसी की बात करेंगे, डिसिमेट्री क्या होती है। तो मॉलिक्यूल का भी मिरर इमेज लोगे तो इन दैट केस उसको, अगर उसके मिरर इमेज को उसके ऊपर ला के रखना चाह रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी सुपर इम्पोज दैट कंपाउंड। यहां पे ऐसा केस नहीं होगा, ये हैंड हो गया या ये कंपाउंड हो गया, ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो आगे हम लोग इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि और क्या मीनिंग होता है, कायरलिटी का क्या मीनिंग होता है और डिसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल का क्या मीनिंग होता है, बिकॉज ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप कुछ भी विजुअलाइज कर पा रहे हो, मतलब कायरलिटी तो वहीं से आ रहा है, लेकिन अगर आप डिसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल आगे देखेंगे कि विजुअलाइज कर पाए या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देख पाए कि हाँ उसका जो मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि दैट मॉलिक्यूल या सब्सटेंस इज कायरल। सब्सटेंस को भी कायरल में रखा जा सकता है, नॉट ओनली कंपाउंड, जो भी आपके आसपास में सब्सटेंस है उसको कायरल बोल सकते हो या अकायरल बोल सकते हो। आगे इसी पे डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि विच आर कायरल या अकायरल, जो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये चीज है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।